नितिन, आपने फंडिंग क्यों रेज की जब कैप्चर अ ट्रिप इतना प्रॉफिटेबल ऑलरेडी चल रहा है? दिमाग में था कि इसे मेक माई ट्रिप जितना बड़ा बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। एक मेंटोर चाहिए था कंपनी को, पैसों से ज़्यादा मेंटोर की जरूरत थी और जिसने काम ऑलरेडी कर चुका है। तो एक बंदा लगा जो एनर्जेटिक है, इसके काफ़ी पॉडकास्ट देख चुका हूँ मैं, आकाश आनंद के। तो आकाश जो आपके इन्वेस्टर हैं, उनके सामने आपकी पहली पिच क्या थी? उन्होंने मुझे बुलाया, ठीक है, पहले बोला 4 बजे आना है। मैं कहा ठीक है 4 बजे आ जाएंगे। फिर फ़ोन आया कि आप 4 बजे मत करो, आप 1 बजे आ जाओ। मैं 1 बजे चला गया। तो उन्होंने मेरे को बुलाया अंदर ऑफिस में। पहले उन्होंने मेरे को ये बोला कि तू 10 मिनट में बता तू करता क्या है। तो मैंने बताया ऐसे ऐसे काम करते हैं, बैक पैकिंग ट्रिप होते हैं कि। तो नितिन, जैसे आपकी फैमिली को आपने बताया होगा कि मैंने बेला विटा से फंडिंग रेज की है, तो उनका क्या रिएक्शन था? जब मैंने ऑफिस लिया था तो हम 4 बंदों का ऑफिस था, उससे हमने 8 बंदों का ऑफिस लिया था। तो मेरे पापा की ये लाइन नहीं थी उस टाइम पे कि माई वे रेंट की तो देसी बंदे लाएगा तो पैसा कहाँ से देगा। तो उनकी सोच तो वैसी रही है शुरू से। ट्रैवल इज एन इन्वेस्टमेंट। इसका जवाब आपको हमारे आज के पॉडकास्ट की गेस्ट से बेटर कोई नहीं दे सकता। ही इज नितिन खन्ना, कैप्चर अ ट्रिप के सोल फाउंडर। आज के पॉडकास्ट में नितिन ने हमको ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी इंसाइट्स प्रोवाइड की हैं एंड द रीज़न व्हाई बेला विटा फंडेड देम। आई एम श्योर यू विल एंजॉय। सी यू इन द पॉडकास्ट। हाय नितिन, वेलकम टू द शो। थैंक यू अबिका, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। नितिन, आप हमको कैप्चर अ ट्रिप स्टार्ट होने की स्टोरी बताओ। और क्या कैप्चर अ ट्रिप स्टार्ट करना आपके लिए बहुत इजी था? एक ट्रैवल, जैसे अब घर, आप खुद कहते हो घर घर में एक कंपनी खुली हुई है, ट्रैवल कंपनी। तो क्या आपके लिए, क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग था और क्या इतना इजी था कि आपने एक ट्रैवल कंपनी स्टार्ट की, और कब स्टार्ट की? प्लीज शेयर करो स्टोरी। 2016 की बात है, मैं किसी कज़न के साथ वापस आ रहा था सहारनपुर से। तो वो खुद जॉब करती थी किसी ट्रैवल कंपनी में, उसके हस्बैंड सीए थे। तो उनके सीए उनसे बात हुई हस्बैंड से, तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली उनका अकाउंट वही देख रहे थे, उनकी कंपनी जहाँ वो काम करती थी, कि ऐसे ऐसे कमाते हैं वो। उससे पहले मैं भी मतलब हाथ पर मारता रहता था, मैं जॉब कर रहा था। मेरी पहली जो जॉब थी वो 2010 में लगी थी। तो साथ साथ मैं वो भी कर रहा था, तो मेरे को इंटरेस्ट रहता था कि बिजनेस करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। क्या प्रोफाइल थी आपकी, जॉब प्रोफाइल? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था उस टाइम पे। तो उनके साथ मतलब बात हुई काफ़ी। तो हमने सोचा कि चलो कंपनी खोलते हैं। मैंने डोमेन वगैरह सेलेक्ट करा। तो मैं मैं कंपनी खोल रहा हूँ कि तुम्हें आना है। तो मुझे लगा सीए का काम फ्री में हो जाएगा, उनको ले लेंगे। फिर उनके साथ मैंने खोल दी कंपनी। तो कुछ टाइम बाद 2018 में मैं पहले एक सोलो ट्रिप पे गया। उस टाइम पे मेरा ये था, जब 2016 में खोली थी, कि मेरे जितने भी दोस्त हैं वो शादी वादी करने लायक हो गए थे। तो मेरे को लगा मैं उसको पिच करूँगा तो आराम से बेच पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल पैकेज ही सेल करता था मैं उस टाइम पे। मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं डोमेस्टिक करूँगा, डोमेस्टिक में मार्जिन कम है और इंटरनेशनल का जो वो होता है वो 2.5 लाख 2 लाख रुपए होता है, ठीक है, जो भी उसका मतलब जो भी पैकेज का सेल प्राइस होता है। तो कोई तो मुझे नई कंपनी को देगा नहीं। तो मैंने क्या करा कि अपने दोस्तों से पता कि दोस्तों दे देंगे, ठीक है। तो मैंने दोस्तों को पिच करा, उन्होंने मेरे से पैकेज वैकेज लिए और चलता रहा। उसके बाद 2018 में सोलो ट्रिप करा। तो सोलो ट्रिप में मैंने कुछ ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करी, मुझे लगा यहाँ पे बहुत सारे गैप्स हैं, ठीक है। जैसे मैंने देखा कि रात को हम बैठे हुए हैं, मतलब ऑफ बीट जगह पे जा रहे हैं, ठीक है। गर्ल्स सेफ्टी का सबसे बड़ा इशू था कि गर्ल्स के लिए, देखो अभी क्या है कि गर्ल्स को, जैसे मेरे को लगा कि गर्ल्स उस टाइम पे डिपेंडेंट थी अपने भाई पे, ठीक है, अपने फ्रेंड्स पे डिपेंडेंट थी। कहीं ट्रिप पे जाना है तो कोई था नहीं उसको ले आने वाला। तो मुझे लगा यहाँ पे हम एक प्रॉब्लम है जो हम सोल्व कर सकते हैं, वो डिपेंडेंसी ख़त्म कर दी। तो दूसरा ऑफ बीट जगह पे जाना है, मेक माई ट्रिप पे कहीं स्टेज नहीं थे। तो मुझे लगा कि ये भी हम प्रॉब्लम है जो सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी। और बजट फ्रेंडली ट्रिप की 6500 में मनाली घुमा के ला रही हो, खाना भी है, रहना भी है, आप रूम किसी और के साथ शेयर कर रहे हो, आपकी कॉस्ट डिवाइड हो जा रही है, और रात को बैठ के लड़के लड़कियाँ कोई गिटार बजा रहा है, मतलब एक्सपीरियंशियल ट्रिप हो गया वो एक तरह से। तो वो मैंने किसी देखा नहीं था इससे पहले कभी, ठीक है। तो वो मैंने लोगों को दिखाना शुरू कर दिया वीडियोस में। तो 2018 जो था एक टर्निंग पॉइंट था कि वहाँ से मुझे पता लग गया एग्जैक्टली मुझे ट्रैवल को मेक माई ट्रिप की तरह नहीं ले आना, इसको एज अ प्रोडक्ट बेचना है, एक्सपीरियंशियल ट्रिप प्रोडक्ट बेचना है। उससे मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को जरूरत है और काफ़ी प्रॉब्लम है जो मैं सोल्व कर सकता हूँ। तो 2018 से शुरू हुआ एक्चुअली जो कंपनी। तो आपने बोला कि इंटरनेशनल ट्रिप्स जो हैं वो 2-2.5 लाख तक की अमाउंट हो जाती है सब कुछ मिला के। तो आपके फ्रेंड्स ले भी रहे थे आपसे, तो मतलब आपका स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड में नहीं ऐसा कुछ नहीं था। स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड, मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे था शायद। तो मेरी मम्मी ने एक बात कही थी जब मेरी शादी हुई थी, तो बाथरूम और टॉयलेट का दरवाजा एक ही था, मतलब
उठा के ऐसे रखा जाता था दरवाजा। अच्छा जी। बाथरूम जा रहा है तो उठा के रख दो ऐसे करके, इतनी मतलब छोटे बैकग्राउंड से। मुझे अभी तक याद है पापा के पास साइकिल होती थी, और 10th क्लास तक मेरे पापा के पास स्कूटर था, जो मेरे पापा ने पुराना लिया था 10th क्लास में था जब मैं। तो मेरे को बाइक जल्दी लाती, मैं इकलौता लड़का था, तो ठीक है, तो वो जिद थी मेरी, तो पापा ने 11th में बाइक दिला दी थी। तो 11th के बाद थोड़ा पापा की भी जॉब सही हो गई थी, पापा ज़्यादा अच्छी उसमें नहीं थे, 10th पास है मेरे पापा तो, लेकिन ठीक था, उन्होंने मेरे को तो कभी चीज़ें मिली हैं, लेट मिली हैं लेकिन मिल गई हैं। लेकिन गाड़ी मैंने अपने पैसों की ली थी, जब मेरी मतलब ग्रेजुएशन ख़त्म हुई तो खुद कमा के खुद ली थी, वही पुरानी गाड़ी ली थी। तो सब अपने ये क्लियर था, मतलब बिजनेस तो करना था, लेकिन ये क्लियर था कि पापा तो पैसे देने वाले नहीं है, मेरे पास है नहीं, तो जॉब तो करनी है, तो पैसा जब इकट्ठा हो जाएगा फिर स्टार्ट करेंगे जो मन में है। तो कितना टाइम जॉब किया आपने? मैंने 10 साल करी है, मैंने 2020 में छोड़ी है। 2020 में छोड़ी है, और कैप्चर ट्रिप आपने 2016 में स्टार्ट किया है। 16 में शुरू करी, 2020 में जब छोड़ी मैंने तो तब कोविड आ गया था। 5-6 लाख रुपए जोड़े हुए थे कि ठीक है अगले 3-4 महीने चल जाएंगे, और मेरी सैलरी इस टाइम पे 1.5 लाख थी महीने की। तो मैं कैप्चर ट्रिप से 40-50 हज़ार रुपये कमा रहा था, तो मैं चलो रिस्क लेते हैं, और इतने में कोविड आ गया, और ऑफिस वालों ने रिटेन नहीं करा। नहीं तो बहुत ईजी होता है IT कंपनी में रिटेन करना, वो चिढ़ते थे मेरे से कि मैं दूसरा काम भी कर रहा हूँ, तो जो हर किसी के साथ होता है यार, आम बात है, मतलब किसी को नहीं पसंद। लेकिन मेरे लेवल पे तो, छोटी कंपनी के लेवल पे तो पता है कि यार ये बंदा काम नहीं करेगा मेरा एम्प्लॉय, तो मैं कमाऊंगा कैसे। लेकिन वो क्यों चिढ़ते हैं, वो बड़ी कंपनी वाले जिनको फर्क नहीं पड़ता, कंपनी काम तो आप पूरा कर रहे हो ना, तो पता नहीं क्यों चिढ़ते थे, तो उन्होंने मेरा रिटेन नहीं करा। और तो मैं 6 महीने मैंने फिर ऐसी ही मतलब कैंडल कंपनी खोली थी, एक सेंटेड कैंडल्स, कोविड के टाइम पे। तो 2000 कैंडल भी बेची हमने वहाँ से, 2 लड़के और थे मेरे साथ, उनके साथ मिलके खोली थी। और मास्क बेचे, क्योंकि दिल्ली से मास्क लाते थे और केमिस्ट को देते थे, एक दोस्त के साथ वो भी काम शुरू करा। तो कमा तो रही था मैं, कमाने में कोई दिक्कत नहीं थी, कमाना तो पता ही है कैसे कमाते हो। तो कमाने में दिक्कत नहीं, मेन था डिप्रेशन में था उस टाइम पे कि बस इस यहाँ से निकलना है। घर वाले बोलते थे भैया तू कोविड का टाइम है और तू ये सब कर रहा है, मत कर, क्यों अपनी जान के ऊपर वो कर रहा है ना, बहुत मुश्किल बात है यार। तो लेकिन मेरा ये था कि मैं लेटा रहूंगा, मैं पंखा ही देखता रहता था बड़ी देर तक, और घर वाले बार बार बोलते थे कि जॉब कर। 2 इंटरव्यू भी दिए, और उससे पहले मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा कोई इंटरव्यू फेल हुआ हो। उस टाइम पे 2 इंटरव्यू दिए, दोनों में पहले राउंड में बाहर। तो बस करना ये था। फिर जब खुला, फिर केदारनाथ से शुरू करा। तो जो मेन कैप्चर ट्रिप शुरू हुई है 2021 से हुई है, जब कोविड खत्म हो गया था सेकंड वेव, उसके बाद से फिर हमने पीछे नहीं देखा, फिर मतलब बहुत प्रॉफिट कमाया। मतलब एक तरह से बोलो तो 3.5 years का ही कंपनी है, और उसमें आपने बेला विटा से फंडिंग रेज कर लिया है। बिल्कुल, अमेजिंग, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू। नितिन, आपने फंडिंग क्यों रेज की जब कैप्चर ट्रिप इतना प्रॉफिटेबल ऑलरेडी चल रहा है? एक्चुअली बहुत सारी कंपनीज थी जो ये काम कर रही हैं, जो अभी भी कर रही हैं। हमारी कंपनी में से भी मतलब 5 लोग निकल के 5 कंपनियाँ खोल चुके हैं। तो एक किक स्टार्ट नहीं मिल रहा था, बहुत टाइम हो गया था, हम वही काम कर रहे थे। मैं कह सकता हूँ कि बाकी सब भी हमें मतलब देख देख के वैसी चीज़ें निकालने लग गए थे। एक किक स्टार्ट चाहिए था, एक दिमाग में था कि इसे मेक माई ट्रिप जितना बड़ा बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं। एक मेंटोर चाहिए था कंपनी को, पैसों से ज़्यादा मेंटोर की जरूरत थी, और जिसने काम ऑलरेडी कर चुका है, और जो हमारी एज का हो, जो समझ सके। कोई एक बूढ़ा बंदा ना हो जो पैसा दे दे और कहे हाँ भी क्या हुआ अगले महीने। तो मुझे वैसा बंदा नहीं चाहिए था। एक बंदा लगा जो एनर्जेटिक है, इसके काफ़ी पॉडकास्ट देख चुका हूँ मैं, आकाश आनंद के। तो ऐसे बंदे का आना, मुझे लगता है कंपनी को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। बंदों के अंदर जो साथ में जुड़े हुए हैं, जो काम कर रहे हैं कंपनी के लिए, तो उनको एक किक स्टार्ट मिला है, उनको एक मोटिवेशन आया है, कॉन्फिडेंस आया है कि हम अब कुछ बड़ा करेंगे। तो मेरे को लगता है इसका आना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी था। और मैं सिंगल फाउंडर हूँ, तो मुझे एक साथ भी चाहिए था, एक बहुत अच्छा मेंटोर चाहिए था, जो हम सोच रहे हैं मेक माई ट्रिप जितना बड़ा बनाना इस कंपनी को, तो वो पॉसिबल हो पाएगा मुझे लगता है। तो नितिन, आपने आकाश को कैसे रीच किया? या रीच करना, दिमाग में बस 2-3 चीज़ें आती हैं कि एक तो इनका नंबर नहीं मिलेगा। सबके दिमाग में सब यही सोचेंगे कि इतने बड़े बंदे को रीच कर रहे हो तो क्या होगा। आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपके दिमाग में रहेगा ईमेल आईडी मिल गई तो ठीक है। उसके बाद इंस्टाग्राम सबसे अच्छी जगह लगती है मेरे को रीच करने की, जो मुझे लगता है कि वहाँ पे इजीली दिख जाता है। लेकिन इंस्टाग्राम में भी है कि एक मैसेज करते उससे बात नहीं कर सकते। तो मैंने लिंक्डइन पे पहला मैसेज किया। मैंने पूरा एक बड़ा सा मैसेज बनाया जिसमें मैंने बताया कि मैंने इतने हमारे रिव्यूज़ हैं, इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, इतने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं हमारे पास, और ये हम काम करते हैं जो डिफरेंट है बाकी कंपनी से, जो बाकी कंपनी नहीं करती।
और एक मैसेज तैयार किया। उस मैसेज में बस एक सब्जेक्ट लाइन थोड़ी सी अच्छी लिख दी मैंने, शायद पता नहीं बेकार लिखी, पता नहीं उन्होंने पढ़ी या नहीं पढ़ी, क्या कि थी? मैं आपको 10 मिनट चाहता हूँ और हर 1 मिनट के मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा अगर मैं वाओ। आपको लगता है कि मैंने आपका टाइम वेस्ट किया तो। मुझे नहीं पता था वो 5,000 भी मतलब बहुत कम है, ऐसे इतना बड़ा बंदा है वो कि 50,000 रुपये मिनट तो उसके बनते ही है, 5 लाख भी बनते हो क्या पता। तो बहुत कम में वैल्यूएट किया, लेकिन हाँ वो मैसेज का रिप्लाई आया मुझे नहीं पता उन्होंने सब्जेक्ट पढ़ा नहीं पढ़ा उस मैसेज का। तो उन्होंने कहा ठीक है यार मिलते हैं। तो उन्होंने अपना नंबर दिया व्हाट्सएप, शायद मेरे को लगता है कि किस्मत थी जो इतनी जल्दी रिप्लाई आ गई, और सीधा नंबर भी दे दिया ऐसे बंदे ने। तो मैंने उनको हाय लिखा, वहाँ पे उन्होंने कहा कि मेरी ये हैं वो तेरे से बात करेंगी, तेरे को कॉल आ जाएगा आज। तो वही हुआ, उनका कॉल आया सेम डे पे और अगले दिन मेरी मीटिंग शेड्यूल हो गई। तो मैं कहूँगा कि किस्मत का साथ था कि इतनी ईजिली जितनी मैं बातें लग रही हैं आपको इतना ईजी मतलब सबके लिए नहीं होगा, मेरी किस्मत में था तो मुझे बहुत ईजिली मिल गया वो चीज़ कि मैं आराम से रीच कर पाया। मैं चाहता था कि मेरी बात कोई सुन ले और मैं सुना पाया उनको। आकाश जो आपके इन्वेस्टर हैं, उनके सामने आपकी पहली पिच क्या थी? उन्होंने मुझे बुलाया, ठीक है, पहले बोला 4 बजे आना है, मैं कहा ठीक है 4 बजे आ जाएंगे। फिर फ़ोन आया कि आप 4 बजे मत करो, आप 1 बजे आ जाओ। मैं 1 बजे चला गया और काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, तो मैंने फ़ोन कर लिया उस टाइम पे एयरप्लेन मोड पे, ठीक है। मैं उस टाइम बस यही बात सोच रहा था कि अंदर जाके कुछ ऐसा ना हो कि ये मना कर दे बंदा, ठीक है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मना तो कर नहीं सकता, किसी को पैसे हैं और इनको लगाने हैं कहीं जगह पे, तो मेरे से बढ़िया कोई कंपनी नहीं है, मतलब कैप्चर से बढ़िया, मैं इतना कॉन्फिडेंट तो था। वैसे ही बुलाया तो चलो भी सीख लेंगे क्या होता है। पिच डेक होती है जब भी आप कभी भी इन्वेस्टर के पास जाते हो, ये पड़ा हुआ था यूट्यूब पे, पिच डेक होनी चाहिए आपकी, एक फाइल होनी चाहिए PDF की जिसके अंदर आपने पता नहीं क्या क्या लिखा हो, ठीक है। तो वो मुझे पता नहीं था पिच डेक जो भी कैसे बनती कैसे नहीं बनती, कुछ भी नहीं था मेरे हाथ में। मैं खाली हाथ गया अपना लैपटॉप उठा के, सिंपल सा कि मैं डेटा दिखा दूंगा मैंने काम करा है, ठीक है। और मेरे को लगा कि इससे पहले कोई पिच ही नहीं दी थी कभी, तो मुझे नहीं पता वो क्या स्टडी करके बैठे थे, वो सब दिमाग में चल रहा था, इसने मेरे बारे में पढ़ा तो होगा, इतना बिजी बंदा है कि मतलब मेरे को बुला रहा है और ऐसे तो बुला नहीं रहा होगा, इस सारे क्वेश्चन में दिमाग में चल रहे थे, इसने कुछ तो पढ़ा होगा मेरे बारे में तभी तो बुलाया मुझे, नहीं तो इसका टाइम इतना कहाँ है इसके बाद हर किसी को बुलाता होगा। तो फिर ठीक है 3:30 बजे उन्होंने मेरे को बुलाया अंदर ऑफिस में। तो पहली बार बोला 10 मिनट में बता कि मेरे को नहीं जानना तू कैसे था, तेरी फैमिली बैकग्राउंड क्या थी, ठीक है। नहीं पहले उन्होंने मेरे को ये बोला कि तू 10 मिनट में बता तू करता क्या है, ठीक है। मैंने कहा मेरी अच्छा मेरे सुन लो फैमिली बैकग्राउंड ये सब कैसा था। मैंने कह रहा मुझे नहीं जानना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरे उसमें, मुझे नहीं तेरा दुख सुनना, तू सीधा बात कर मेरे से कि तू करता क्या है। तो मैंने बताया ऐसे ऐसे काम करते हैं, बैकपैकिंग ट्रिप होते हैं कि गर्ल्स को जाना है अकेले या फिर सोलो ट्रिप हो, कॉमेडी ट्रैवलिंग के बारे में उनको बताया। तो उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछे, कह रहा अच्छा ठीक है अब ये बता कमाता कितना है। तो मैंने कहा इतना कमाते हैं, इतना प्रॉफिटेबल है हम, ये वो। कह रहा है फिर कहते हैं कि मेरे से क्या चाहिए जब तू बढ़िया कमा रहा है, सब कुछ तो सही कर रहा है। अच्छा इससे पहले पूछा कि ये बता कि कितने इन्वेस्टर के पास गया आज तक। मैं कहा एक के पास भी नहीं गया। कह रहे क्यों नहीं गया। मैं कहा टाइम ही नहीं मिला। मैं कभी टाइम मेरे पास क्यों आया। मैं कहा आपका पॉडकास्ट देखा, आप हमने ऐसे लगे आप सुन पाओगे, मेरे पास कुछ पिच विच तैयार नहीं है, ना मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन में कुछ है कि मैं आपको प्रेजेंट कर पाऊँ, ना मुझे पता है मेरी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, ना मैंने कभी निकलवाई, ना कभी मैंने जानने की कोशिश करी। मैं क्योंकि अपने आप में इतना बिजी हूँ जो काम कर रहा हूँ कि मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा। कह रहे अच्छा ये बता कि क्या चाहिए तेरे को, मेरे से कहते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता। कह रहा फिर क्यों आया है। मतलब ऐसे ही आधे घंटे में उन्हें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे कि फिर क्यों आया है। मैं कहा मैं इसलिए आया हूँ कि आप बताओ कि मेक माई ट्रिप कैसे बनती है, वाओ। ठीक है। तो कहते कि तेरे को कि चाहिए क्या है बता। मैं कहा कैप्चर ट्रिप को पहुँचाने में यहाँ तक जो कैप्चर ट्रिप है किसी कंपनी को, उसमें कितना पैसा लगता है, कितना टाइम लगता है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। आप मुझे बताओ कि मेक माई ट्रिप जितनी बड़ी कंपनी बनाने में कितना टाइम लगता है, कितना पैसा लगता है, ये आपको पता है, आप उतना इन्वेस्ट कर पाओगे, आप पहुंचा सकते हो वहां तक। कह रहे 3 साल में पहुंचा दूंगा, इतना % चाहिए। मैं क्या दे दूंगा। कह रहे ठीक है फिर ऐसा है मैं परसों तेरे ऑफिस में आ रहा हूँ, मेरे को बाकू जाना था उस टाइम पे, मैंने बाकू की फ्लाइट कैंसिल कराई। अगर ये जो तू बातें बोल रहा सच हुई तो मैं तेरे को उतना दे दूंगा जितना तू मांग रहा है, और तू मुझे उतना दे दी जितना तू मैं तेरे से मांगा है। मैं कहा ठीक है। बाहर निकले वो, ठीक है। बाहर निकल के सीधा अपने बंदे को बोला हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, और इतना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करा उन्होंने, और इतना इन्वेस्ट करने के बाद अगर ये बातें सच हुई तो हम इसको इतनी फंडिंग कर रहे हैं, तो इनका नंबर ले लो, मीटिंग सेट कर, परसों इसके ऑफिस जा रहे हैं हम। अमेजिंग। बस यहाँ पे वो एंड हो गया और मैं अपना घर आ गया चुपचाप से। और
मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि मैंने जो भी बोला सच बोला है, तो फंडिंग तो पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि मैं झूठ तो बोला नहीं। बस ये बंदे सही हूँ, ये अपनी बात पे रहे, मैं तो अपनी बात पे सच था, और वो 2 दिन बाद आ भी गए। तो नितिन, जो आपने पूरी स्टोरी सुनाई है, मुझे ना ऐसे लग रहा है जैसे एक मूवी चल रही है। तो वो जब आए 2 दिन के बाद तो क्या हुआ? 2 दिन बाद आए, ठीक है। मेरे को फ़ोन आया उससे पहले 1 दिन पहले कि 4 लोग आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं जो आपका फाइनेंस वगैरह सब देखेंगे जो आपने बोला है, ठीक है। और एक आकाश आ रहे हैं और एक प्रेरणा गुप्ता आ रही है जो वुल्फपैक लैब्स की जो जहाँ से फंडिंग मिली है उनकी को-फाउंडर है, और आकाश भी को-फाउंडर है। तो 4 लोग आ रहे हैं, ठीक है जी। मैंने कहा आ जाओ जी। तो अब तैयारी शुरू हो गई, क्या रखना है उनके आगे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। मैंने उनकी ये से पूछा क्या खाना पसंद करते हैं। अब बड़े लोग हैं यार, हम तो ऐसे ही सोचता है, लगी खाते होंगे, कुछ पानी भी लगी पीते होंगे। तो मैंने उनसे सिंपल सा पूछा भाई क्या खाते हैं ये, तो नहीं कुछ नहीं, सिंपल सा ऐसे ऐसे कुछ भी मंगा लेना। जो उन्होंने बताया हमने सब अरेंजमेंट कर लिया, लेकिन वो आए तो उन्होंने कुछ पानी भी अपना नीचे गाड़ी से लेके आए थे, कुछ लिया नहीं, ठीक है। तो वो बैठे तो बोले हाँ भाई सही है, दिखा सब कुछ। हमने दिखाना शुरू कर दिया, फाइनेंस के बंदे हमने भी मतलब बैठे हुए तो उनको बुलाया, दिखाया सब कुछ। कह रहे ठीक है भाई सब बढ़िया है, लेकिन यार ये कंपनी तो मैं भी खोल दूंगा, इसमें क्या है। उन्होंने ये बोला कि ऑपरेशन है कि ये तो मैं भी एक साल में मतलब मैं स्टार्ट कर दूंगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ सेट हो जाएगा जैसे तूने कर रखा है, तो तेरे में अलग क्या है, तेरी बातें सब सच होगी, मान लिया। मैं क्या लेकिन आपने बोला था ना इन्वेस्ट कर दो। कहता हाँ वो तो मैं कर रहा हूँ, तू बता, लेकिन ये तो मैं कर दूंगा ना जो तू करके बैठा है, तो मुश्किल नहीं है। तो मैंने उनसे बोला मैं रजनीगंधा बनाना है हमें, ठीक है, आपकी और मेरी सोच है रजनीगंधा बना देंगे हम पैकेजिंग भी सेम कर देंगे, हम तंबाकू भी ले आएंगे कहीं से ढूंढ के। मेरे को ये बताओ कि रजनीगंधा की सुगंध ला पाओगे आप, ठीक है। तो मैंने ठीक है, तो मैंने उनसे कहा कि ला पाओगे, तो वहाँ वो चुप हो गए। मैं क्या आपने मेरे रिव्यूज़ देखे हैं गूगल पे? कह रहे वही देख के तो मेरी फट गई भाई, ये कैसे कर दिया तूने। मैं क्या सर्विस लाइन में हम, और हम कोई लग्जरी स्टे में स्टे नहीं देते बंदों को, हम कैंप में सुलाते हैं ऊपर जहाँ पे ठंड भी बहुत लगती है, पानी भी गर्म नहीं आता, और सुबह बाथरूम भी एक होता है 40 बंदों में। तो वहाँ पे 5 स्टार रेटिंग के साथ 4.9 रेटिंग कर दी है 5500 रिव्यू में, तो कुछ तो करा होगा हमने। तो कहते हैं हाँ, कह रहे बस ठीक है भाई। तो उन्होंने फिर फटाफट करा कि हाँ ठीक है इन्वेस्ट कर रहे हैं, 100 रुपये मुझे दिए, कहते ले 100 रुपये एडवांस। और उसके बाद मैंने कहा एक काम करो, बाहर चल के ना एक बार बंदों को बता दो कि आप हमें इन्वेस्ट कर रहे हो, मेरे को विश्वास नहीं आ रहा। तो ऑफिस से बाहर निकले मेरे कैबिन से, और बाहर खड़े होकर उन्होंने बंदों को कहा कि हम ऐसा ऐसा करना चाह रहे हैं। और उस टाइम पे आप यकीन नहीं मानोगे कि मुझे भी जब उन्होंने स्पीच ओवर करी कि तू बोल, मैं कुछ बोल नहीं पाया, और मुझे बोलने में दिक्कत नहीं है, मैं मतलब सबके सामने बोल देता हूँ, टीम अपनी बंदे हैं तो अपने बंदों के सामने कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैं इतना वो हो गया था, बंदों के अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया था। उन्होंने एक लाइन बोली कि 2 साल तक इस कंपनी को मत छोड़ना, अगर आप छोड़ रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो। अमेजिंग। तो वो बंदों के अंदर जो कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद से हमारा टचवुड काम और बढ़ ही रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डबल ट्रिपल हो गया, हमने तो 3 गुना सोचा था, 4 गुना पे पहुंचे हुए हैं। इस महीने का रेवेन्यू भी 4 दिन हुए हैं, तो हमने बहुत तगड़ा अचीव कर लिया। तो वो कॉन्फिडेंस के बाद सबके अंदर एक बड़ी अजीब सी वाइब्रेशन हुई। क्या हुआ, जैसे ही वो गए हमने पार्टी करी, बढ़िया वाली दारू वारू मंगाई, सब बंदों ने पी और बढ़िया से पार्टी करी, सब इतने खुश थे। क्योंकि वो जो लाइनें बोल गए थे उस टाइम पे, जो स्पीच दी थी उन्होंने, वो खतरनाक स्पीच थी यार, मतलब वो मैंने अपने इंस्टाग्राम की पोस्ट में भी डाली है। तो थोड़े थोड़े उसकी पार्ट्स हैं, लेकिन बहुत सही बोला उन्होंने। क्या लाइनें बोली थी? यही देखो सबसे बड़ी मेन बात जो होती है, बंदों के लिए क्या चाहिए, जो भी बंदे टीम होते, टीम के बिना आप कुछ नहीं हो, है ना। बिना उनके आप चाहोगे तो कुछ बड़ा करना चाहोगे तो बिना उनके नहीं कर सकते। उन्होंने उनकी बात रखी, ठीक है, कि आप अगर छोड़ रहे हो आपको हम ईसॉप्स देंगे सबको जो भी है, और अगर आप छोड़ रहे हो तो ये आपका गलत डिसीजन होगा। इतना कहना भी इतने बड़े बंदे की बात से, क्योंकि वो बंदे जब बोलते हैं तो वो झूठ नहीं बोलेंगे, वो अगर बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ होगा उस बात में। क्या सोच के बोला मुझे भी नहीं पता, और मैं तो बस ये चाहता कि बंदों को जाके बोल दो बाहर कि हाँ तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें शक्ल देख के बंदे खुश हो जाएंगे। मैंने बंदों से पूछा आप इनको जानते हो, तो सब बंदे कहते हैं हाँ पहले बेटा के फाउंडर है। तो उसको अपने ऑफिस में देखना यार, मतलब हमारे लिए बड़ी बात हो गई है। हम या छोटी कंपनी ऐसी होती है कि ऐसे आ जाए कोई और एकदम से सामने बोल दे, तो आप अलग से अपने आप को बड़ा फील करने लग जाते हैं। आज की डेट में हम लगता है कि हम बाकी जितने भी 200 कंपनी थी उनसे अपने आप ही अलग हो गए हैं, क्योंकि हम अब मेक माई ट्रिप से कंपटीशन करने वाले हैं अपना। अमेजिंग। वो चीज़ बहुत अच्छी रहा, अभी तक याद रहेगी, जिंदगी भर याद रहेगी जो मूवमेंट्स थी लाइफ की। तो नितिन, जैसे आपकी फैमिली को आपने बताया होगा कि मैंने बेला विटा से फंडिंग रेज की है, तो उनका क्या रिएक्शन था? ये फैमिली को ना मैं बहुत कम बातें बताता हूँ, उनको समझ नहीं आती। मैं आपको पहला इंसिडेंट बता रहा हूँ। जब मैंने ऑफिस लिया था,
ठीक है। तो हम 4 बंदों का ऑफिस है, उससे हमने 8 बंदों का ऑफिस लिया था। तो मेरे पापा की ये लाइन थी उस टाइम पे कि माई अवे रेंट की तो देसी, ठीक है, अब बंदे लाएगा तो पैसा कहाँ से देगा। तो उनकी सोच तो वैसी रही है शुरू से, बिजनेसमैन नहीं थे, सर्विसमैन थे वो, तो शुरू से सर्विस करी है। वो एक वर्कर थे यामा मोटर्स में, तो ज़्यादा बड़ी सैलरी भी नहीं थी और 10th पास है वो। तो कभी मैं डिस्कस भी नहीं करता अपने पापा से कि ये चल रहा है, ऐसे हो गया, इतना लॉस हो गया, इतना हम कमा रहे हैं, इतने बंदे हैं काम कर रहे हैं, या मैं क्या काम करता हूँ। ठीक है, मेरे से ज़्यादा मेरे रिश्तेदारों बता जाते हैं उनको कि नितिन एक सब कर रहा है, तो कह रहे हैं हाँ कर रहा है। तो कभी बिजनेस रिलेटेड कभी बात नहीं होती। तो सेम चीज़ हुई, मेरे को बड़ी आसान भाषा में उनको समझा रहा था कि पापा मैंने ये करा है। तो आसान भाषा यही थी, पापा मैंने कंपनी के कुछ शेयर बेच दिए और मेरे को ना इतने साल बाद ना इतना पैसा मिलेगा। ये भी नहीं कि कंपनी की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या होती है उनके लिए, तो ये सब ऐसे ही है कि हवा में चीज़ें हैं। वैल्यू तो सामान की समझते हैं, गाड़ी की समझते हैं, मकान की समझते हैं, ज़मीन की समझते हैं। तो पापा इतनी वैल्यू हो जाएगी कंपनी की, इतना पैसा मिलेगा मुझे। तो उनका सेम गाली देके जो पंजाबी वर्ड होता है कि माई अवे फिर की करसी, उसके बाद क्या करेगा तो जब इतना ये सब बेच देगी, मतलब वो कर देगा, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी, तो इतने शेयर बेच दिए, अब तू क्या करेगा। उनका क्वेश्चन ये था। तो मैंने कहा पापा जब इतने पैसे होंगे तो कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। कह रहे हाँ घर आ फिर बात करते हैं। ये रिएक्शन था मेरे फैमिली के, मेरे पापा का। तो वो सिंपल सा था और सिंपल तरीके से बताया और सिंपल तरीके से आंसर पता था यही आएगा और कुछ नया नहीं था। घर गया फिर बातें, तो कह रहे ठीक है। मतलब उनको वो खुशी तब मनाते हैं जब हाथ में पैसा होगा, सिंपल सी बात है। जब वो दिखेगा हाँ वो ज़मीन है या फिर पैसा हाथ में है, उनके लिए ये सब ऐसा है कि ठीक है कर रहा है, ठीक चल रहा है, घर चल रहा है, बस बढ़िया है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि हमने रात को बैठ के बातें करी हूँ, वो पापा के साथ नहीं है मेरा ऐसा। तो नितिन 3.5 years एक लॉन्ग टर्म तो है नहीं कि मैं आपसे कुछ लंबी इवोल्यूशन की बातें पूछूं इंडस्ट्री की, बट स्टिल जब आपने शुरू किया कैप्चर अ ड्रिप और अभी तक, आपको क्या लग रहा है कि ट्रैवल इंडस्ट्री एज अ होल कैसे इवॉल्व कर रही है और कैसे कंपनीज को अडाप्ट करना पड़ रहा है इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग? कुछ ऐसा है कि चेंजेस हो रहे हैं और आपको अपने प्रोडक्ट, जो आप सर्विस को प्रोडक्ट बोल रहे हो, अब तो मैं भी उसको प्रोडक्ट ही बोलूंगी, तो आप अपने प्रोडक्ट्स को कैसे चेंज करते हो? ये बहुत चेंजेस आए हैं। जब मैं 2016 में शुरू किया था तो सबसे पहले तो मैंने प्लेटफॉर्म ढूंढा। ठीक है, पहले मैं फेसबुक पे था, मैं इंस्टाग्राम पे आया, क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा है, मिलेनियल्स जो है ना वो घर के डिसीजन मेकर बने हुए हैं। अगर पहले क्या था, हमें ट्रिप पे जाना है तो माँ बाप डिसाइड कर रहे हैं कि मनाली ले जाते हैं, चलो घुमा लाते हैं इनको। ठीक है, सब कुछ प्लानिंग वो कर रहे हैं, बहुत देसी वे में होता था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले ये थी कि लोगों को पता नहीं था कि स्पीति वैली कैसे दिखता है। आप डिजायर क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। लोगों को स्पीति वैली तो जाना था, लेकिन क्यों जाना है, कैसा दिखता है, वो नहीं पता था। एग्जैक्टली। ठीक है, तो पहली बात तो हमने स्विच करा इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे हमारे सारी जो यंग जनरेशन है, मिलेनियल्स है, वो बैठे हुए थे, जो आज के घर पे डिसीजन मेकर है कि मम्मी पापा को भी जाना है तो वो डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने उनको टारगेट किया, हम इंस्टाग्राम पे मूव हुए। और जब से रील आया, ठीक है, रील फॉर्मेट जो आया इनका इंस्टाग्राम का, टिकटॉक वाली चीज़ आई, तो उससे क्या हुआ, हमें और ईजी हो गया दिखाना कि स्पीति वैली कैसे दिखता है, लद्दाख कैसे दिखता है, मेघालय कैसे दिखता है। एक तो था बंदे जिनको ट्रैवल करना था, जिनको पसंद था। ठीक है, दूसरा था कि हाँ दोस्त जा रहे हैं तो ठीक है हम भी चल लेते हैं। तीसरी नीड जो थी ना डिज़ायर क्रिएट करने की, उसमें इंस्टाग्राम का बहुत बड़ा रोल रहा है और वो हमने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। ठीक है, तो हमने वो वहाँ गए, उस लोकेशन पे शूट करा, दिखाया लोगों को ऐसे दिखता है, चीज़ें वायरल हो गई और वो प्रोडक्ट मतलब बहुत तगड़ा बन गया हमारा। उससे फिर हमने बहुत कमाया। तो ऊपर से फिर क्या था कि पेमेंट गेटवे, जो पहले पेमेंट मंगाने में चेक लगा रहा है, कोई बैंक में जा रहा है, सबमिट कर रहा है, अब यूपीआई आ गया था। तो हर चीज़ ने हमारा साथ देते चले गए। तो उस वजह से कि हमें काफ़ी, मेरे को पूरी ट्रैवल इंडस्ट्री देखी कैसे चेंज हुई है उस टाइम पे, क्योंकि हर चीज़ें बड़ी ईज हो गई, रीच बहुत आसानी से हम लोगों तक पहुंच गए एड्स के थ्रू। तो इस तरह से मैंने पूरा मतलब चेंजेस तो देखे हैं। तो मतलब आप यही बोल रहे हो कि चेंजेस हुए हैं, पर जो भी हुए हैं वो फेवर में हुए हैं ट्रैवल इंडस्ट्री के? बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और हर बिजनेस के लिए हुए हैं, ट्रैवल से ज़्यादा हर बिजनेस के लिए हुए हैं। आप कुछ भी अब दिखा सकते लोग, ये चीज़ ऐसे दिखती है ना, उससे डिज़ायर क्रिएट होती हैं। तो क्योंकि मैं आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कंपनी का बहुत फ्रीक्वेंटली विजिट करती हूँ, तो वहाँ पे मैंने जो नोटिस किया है कि बाकू, अलमाटी, थाईलैंड फुल मून पार्टी और अब आपने नॉर्दर्न लाइट्स इंट्रोड्यूस किया है। हाँ, है ना, ये देखो ये सब इंट्रोड्यूस करा और ये बहुत अच्छा चल रहे हैं। बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट्स के नाम लिए हैं जो हमने शुरू करे हैं। हाँ आज जी। पूरी इंडस्ट्री बेच रही है उसे।
ऐसा नहीं था प्रोडक्ट नहीं बिक रहे थे, ये प्रोडक्ट गूगल पे बिक रहे थे। पर एक जो इंस्टाग्राम पे जो ट्रेंड सेट हुआ है वो मेरे हिसाब से कैप्चर ट्रिप से तो हुआ वही है। मैंने कहा, तो मैंने देखा पहले कि गूगल पे क्या बिक रहा है जो इंस्टाग्राम पे नहीं बिक रहा, कौन से ट्रैवल प्रोडक्ट हैं जो अभी तक जिन्हें रील नहीं देखी लोगों ने उसकी, देखा ही नहीं दिखते कैसे हैं और बहुत ईजिली एक्सेसिबल हैं। ऊपर से इंडिगो है, उन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट लॉन्च कर दी, वीज़ा ईजी एक्सेसिबल है, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें थी जो मतलब ईजी एक्सेसिबल थी। और फुल मून पार्टी तो ऐसे आया कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होती है, लोगों को पता नहीं था। लोग कराबी तक पहुंच गए थे, कोसमाई तक पहुंच गए थे, वो भी अमीर लोगों में आता था। लोग क्या करते थे, बैंकॉक पटाया, ज़्यादा से ज़्यादा फुकेट, ठीक है। मिडिल क्लास कोसमाई भी नहीं सोचता था, अमीर बंदा सोचता था कोसमाई जाऊँगा मैं, ठीक है, हनीमून पे जाऊँगा या फिर मैं कराबी जाऊँगा, वो वहीं तक था। और मैं कोफंगान पहुँच गया उस टाइम पे जब लोग ऐसे सोच रहे थे। और कोफंगान में ऐसी पार्टी बसती है, ठीक है, जो एम्स्टर्डम तो और कोई नहीं जा सकता ना, तो लेकिन वहाँ पे एम्स्टर्डम के लोग आते हैं पार्टी करने, और एक दिन होती है वो महीने में। आपको कैसे पता लगा पार्टी का? गूगल सर्च कैसे कहाँ पे क्या पार्टी होती है सर्च करता रहना। तो प्रोडक्ट बनाया, मार्केट में पिच करा, और पहले ही बार में नहीं चला, वो बंद कर दिया। फिर दोबारा 1 साल बाद दोबारा बनाया, दोबारा चलाया, तो चल गया उस टाइम पे। तो ऐसे अलमाटी बागू था, मतलब एक कंपनी है वही बेच रही थी, मतलब मेक माई ट्रिप भी उस पर ज़्यादा हाथ नहीं मारती थी। तो फिर हमने इंस्टाग्राम पे उस पर रील चलाई, बंदे इन्फ्लुएंसर को भेजा, वहाँ पर दिखा कैसे दिखता है, साथ में कंटेंट क्रिएटर भेजा, वो शूट करके आया। उसके बाद बाकू बहुत चला, अब सारी इंडस्ट्री बाकू पे लग गई, अलमाटी पे लग गई। अब नॉर्दर्न लाइट्स पे आ गए हम। अब थोड़े टाइम बाद अगले साल इनको पता लगेगा। नॉर्दर्न लाइट्स भी ऐसे था कि 2.5 लाख से कम, 3 लाख से कम पैकेज नहीं है। आप आइसलैंड का ले लो, फिनलैंड का ले लो, ठीक है, तो आप लेने जाओगे 2.5-3 लाख, तो वो तो लोग देने को तैयार है, 3 लाख रुपए लोगों के पास है। लेकिन वीज़ा को कौन कलेश करे, कौन जाएगा वीज़ा अप्लाई करेगा, आएगा नहीं आएगा, वो टेंशन से लोग बचना चाहते हैं। तो जब हमने रशिया लॉन्च किया, मुनमुन्स था जो 1.5 लाख में हमने लॉन्च किया, 3 लाख की चीज़ हम 1.5 लाख में नॉर्दर्न लाइट्स दिखा रहे हैं लोगों को, अमेजिंग, ठीक है। तो उसके बाद अब वो भी लोग बोलने लग गए मुझे ऑफिस में कि वहाँ तो वॉर चल रहा है, आप कैसे बेचोगे। तो देखो, इंडियन कस्टमर को पहचानना बहुत जरूरी है। आपको इंडियन कस्टमर क्या है, मैंने जब पहली मतलब बलिनो गाड़ी ली थी, तो मेरे दोस्त ने बोला मर जाएगा साले, कौन सी गाड़ी ले ली, टाटा की गाड़ी लेता, एक्सीडेंटल। लेकिन बलिनो मैंने ली, बहुत लोगों ने ले रखी है। तो इंडियन का कस्टमर जो है वो सस्ता मिलना चाहिए, वो अपनी जान रिस्क पे डाल लेता है। को कोई दिक्कत नहीं है, उसे पता नहीं मरेगा, कुछ नहीं होगा भाई तेरे को, जब तक तू कुछ गलत नहीं करेगा। तो रशिया ने भी वो सिटीज ओपन करी टूरिस्ट के लिए जहाँ पर मतलब टेररिस्ट अटैक नहीं हो सकते, ठीक है। तो रशिया भी बेवकूफ़ नहीं है कि तुम टूरिस्ट को बुला के उस पर अटैक कराएगा, तो वो सही नहीं है, वो ज़्यादा बेइज्जती होगी। तो हमने पूरी रिसर्च करी, मैं खुद रशिया हो गया आया, पूरी रेकी करके आया। उसके बाद इस साल हमने लॉन्च करा मोमोस, और हमारे सारे पैकेज सोल्ड आउट है। अमेजिंग। अभी नवंबर से शुरू होने हैं, और सारी की सारी सीटें हमने जितनी भी उठाई थी वो सोल्ड आउट है। अब जो लोग लेके आ रहे हैं तो उनका हम डायरेक्ट बुकिंग कर रहे हैं, वो तो थोड़ा उनको 20,000 रुपये महंगा पड़ रहा है, लेकिन जो हमने प्लानिंग करी थी वो सब सोल्ड आउट हो चुका है इस टाइम पे। अमेजिंग। तो ऐसे करके सोचते हैं। अब अभी लोगों ने मोमोस भी देखा क्या होता है नॉर्दर्न लाइट्स, अभी जा रहा हूँ मैं नवंबर में, दिखाऊंगा लोगों को, तो अगले साल ही सारे बेचना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हम उसमें लीडर बन जाते हैं, हमें जो रेट मिल रहा होता है उनको नहीं मिल रहा, हम जो सर्विस दे सकते हैं वो दे नहीं सकते, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाता है। बिल्कुल। और मोमोस तक तो देखो फ्लाइट बुक नहीं कर सकते, क्लाइंट कहता है फ्लाइट हम अपने आप बुक कर रहे हैं, हमने कहा बुक करो, फ्लाइट भी बुक नहीं होती उसकी डायरेक्ट, कार्ड चलते नहीं है वहाँ पे, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं। तो एक आध बंदा ले भी आएगा सोच समझ के, चलो अभी, लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हर कोई कर सकता है। छोटी कंपनी भी उठेगी, चल भी मैं मोमोस करती हूँ, तो उसके लिए भी ईजी नहीं है, पहले तो जाके देख के आना पड़ेगा, जैसे मैं गया था देखने, ठीक है। उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो आप, वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर कहाँ से बुकिंग करनी है, इस रेट पे ला सकते हो। और हम तब तक अगले साल तक हमारे पास कंटेंट होगा, ठीक है, हमारे पास सर्विस अच्छी कर सकते हैं, हम जो कमी होंगी सारी पूरी कर देंगे इस साल में, तो हम फिर दोबारा उसमें ऊपर हो जाएंगे। अमेजिंग, वाओ। तो इस तरह से सोचता हूँ मैं ट्रैवल को। तो इससे मुझे एक चीज ध्यान आई है कि आप न्यू ईयर पे लास्ट टाइम थाईलैंड 100+ लोगों को लेके गए थे, एंड एज फार एज आई नो आपने सिर्फ 2 लोगों ने उस पूरे ट्रिप को लीड किया था, 100 लोगों को 2 लोगों ने लीड किया था। तो किस तरह से आप लोग स्ट्रेटेजाइज करते हो चीजें? कार्तिक गया था, तो कार्तिक भी उससे पहले 6 ट्रिप लीड कर चुका था, और मैं भी 5-6 ट्रिप थाईलैंड फुल मून के लीड कर चुका था वहाँ से। और आपको कॉस्ट भी नीचे रखनी थी कि बैकपैकिंग ट्रिप है, और थाईलैंड का उस न्यू ईयर का टाइम है, तो लोग तो मतलब आपको बजट में दोगे तभी वो 100 बंदे हो पाए उस टाइम पे, तो वो मेंटेन करना था। एक और बंदा ले आते तो कॉस्ट बढ़ती है हमारी, तो सोचा 2 बंदे ही जाएंगे, वहाँ से लोकल बंदों का सपोर्ट ज़्यादा लिया हमने, यहाँ से ना ले आने की बजाय। तो फिर 100 बंदों में देखो यार, जो ट्रिप आपको मैनेज करना होता है 10 लोग ही होते हैं जो ट्रिप खराब कर रहे होते हैं, तो आपको सिर्फ 10 बंदों को मैनेज करना है, जो लेट उठ के आ रहे हैं, जो लेट पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, जो औरों को
तंग कर रहे हैं, उनकी वजह से और परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको 10 बंदे पकड़ने थे, तो उस टाइम पे तो हमारे पास मतलब 100 बंदों में ऐसा कोई लगा नहीं, सब बंदे बढ़िया आए थे। 2-4 थे, उनको हमने सही कर लिया था। वही आपको 10 बंदे, आपकी ऑब्जर्वेशन की इतनी अच्छी होनी चाहिए जब आप लीडर हो कि आपको पता हो कि कौन बंदा ट्रिप को ख़राब करेगा। तो आपने उस 10 बंदों को खुश रखना है, बाकी 90 अपने आप ही खुश रहते हैं। तो हमने वही स्ट्रेटेजी अपनाई वहाँ पे। एक तो एक्सपीरियंस था हमारा, पहले से हर चीज़ें ब्रीफ कर देना उनको कि कल क्या होने वाला है उनके साथ, ठीक है। ऐसे नहीं है कि अंधा जो भी हो रहा है एकदम से हो रहा है। उनके सामने पहली चीज़ है कि हाँ ये थाईलैंड फुल मून ट्रिप है, आप 4 आइलैंड 6 दिन में कवर कर रहे हो, तो ये आइटनरी भागा दौड़ी वाली रहेगी। तो पहले क्लियर कर देना, ब्रीफिंग अच्छे से दे देना एक दिन पहले, फिर बता देना कल क्या होगा। और फिर वो 4 बंदे दिमाग में रखना कि जो लेट उठते हैं उनको डराते रहना कि भाई कल नहीं आया तो ये छूट जाएगा, तेरे को लेके नहीं जाएंगे, तो फिर मेल करता रहियो, ये होता रहेगा। तो उनको डरा के उनको ग्रुप के साथ ले आना। अच्छे लोग होते हैं वो, ऐसा नहीं है, लेकिन वो मतलब उनको बताना जरूरी है उस टाइम पे, उनको समझाना जरूरी है। तो बस उन पे ध्यान रखते हैं। और ट्रिप 100 बंदों का निकल गया, बहुत अच्छा गया, सबके अच्छे रिव्यूज आए, तो बढ़िया रहा। रिव्यूज से मुझे ध्यान आया कि गूगल पर 5500 प्लस एक्सट्रीमली पॉजिटिव रिव्यूज हैं कैप्चर ट्रिप के। तो मतलब रिव्यूज के लिए ना बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करो तब जाके तो लोग देते हैं, इतने लोग तो रिव्यूज ही नहीं देते हैं ना। तो 3.5 3 साल या फिर बोलो इतने में अभी इतना टाइम हुआ है कैप्चर ट्रिप को बने, तो भी 5500 गूगल रिव्यूज। आपको क्या लगता है कि आपकी कंपनी की क्या ऐसी स्ट्रेंथ है कि आप लोगों को दूसरों के ऊपर एज मिल रही है? यार ये क्वेश्चन मेरे को आकाश भाई ने पूछा था जब मैंने उनको कहा कि हमारे रिव्यूज देखे हैं आपने गूगल पे, कह रहा वही देख के तो मेरी फट गई, ये कैसे करा तूने सर्विस लाइन में। तो उनका क्वेश्चन भी ये था, ये कैसे कर दिया तूने। तो वो 10% लोग हैं जिन्होंने ट्रैवल करा है मार्शल, मतलब मेरे ख्याल से 50,000 से ऊपर लोगों ने ट्रैवल कर चुके हैं इस टाइम पे। तो वो 10% ये जो रिव्यूज देते हैं, और वो इसलिए यार हमारे बंदे बहुत अच्छे हैं। हमारे जो ट्रिप कैप्टन है वो ये सोच के फील्ड में नहीं जाते कि अगर मैं आज अच्छे से काम नहीं करता या अच्छे से सर्विस नहीं देता तो मैं ही इम्पैक्ट हो रहा हूँ। उनके सामने ये है कि हम फैमिली की तरह काम करते हैं। हमारे जितने भी बंदे हैं, जितने भी टीम में, तो वो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। इवन मैं भी, कि किसी और को हर्ट नहीं होना चाहिए। तो जब भी कोई ट्रिप कैप्टन आता है हम उसको यही बोलते हैं यार कि तेरा मन नहीं है काम करने का, तू मत कर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू कोई भी फील्ड पे एक्शन लेगा ना तो समझ लियो 100 बंदे हैं ना जो पीछे, ठीक है, जो टीम है 100 बंदों की, सारी इम्पैक्ट हो रही है। तो तेरे को कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे कस्टमर का रिव्यू खराब हो या फिर उसका एक्सपीरियंस खराब हो। तो हम कस्टमर के पीछे पागल है, मतलब कस्टमर कहते ये तो ये ठीक है, हम नहीं पूछते कि ट्रिप कैप्टन की गलती है किसी गलती है, हम नहीं देखते। वो कह रहा है तो मतलब हम मानते हैं उस बात को, और उस टाइम पे एक्शन लेना। और सारे बंदे, मैं नहीं मतलब जितने भी बंदे हैं ऑफिस में, सारे के सारे लग जाते हैं कि उस कस्टमर को दिक्कत ना हो। सोशल मीडिया पे काफी रील्स वायरल होती हैं कि सुबह इतने बजे उठो, जल्दी उठो, एंटरप्रेन्योर्स का लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए। तो क्या आप भी सुबह बहुत जल्दी उठते हो? मैंने भी बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं कि आप सुबह जल्दी उठ जाओ, आप लोगों से आगे भागोगे। मैं अपने बताता हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, ठीक है, उठता नहीं हूँ, अपने नींद खुल जाती है, मैं रात को जल्दी 10 साढ़े 10 तक सो जाता हूँ। और ज़रूरी भी नहीं है, आकाश भाई हैं अपने पहला बेटा वाले जिनसे हमने फंडिंग ली है, वो सुबह 10 बजे उठते हैं। उनके पॉडकास्ट में मैंने पढ़ा, मैंने पर्सनली तो नहीं पूछा, अभी इतनी बार इंटरेक्शन नहीं हुआ, 2-4 बार ही मिले हम, लेकिन मैं ये बस ये जानता हूँ कि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है 4 बजे आप उठ रहे हो, है ना, कुछ कोई सीन नहीं है। अगर आप अमीर हो, आपके पास घर अच्छा है, जहाँ पे पर्दे लगे हुए हैं, कर्टेंस लगे हुए हैं, अंधेरा हो जाता है वहाँ पर, दिन में भी अंधेरा कर सकते हो आप, तो दिन रात कुछ नहीं होता। वो गरीबों के लिए है, बेचारों के लिए, कि रात को कोई तंग ना करे, शोर ना आए, तो वो सो पाए अच्छे से। जो कैपेबल हैं, जिनका अपना घर है, उनके लिए दिन रात कुछ नहीं होती, आप दिन में भी आराम से सो सकते हो। अगर कोई कहता है सुबह जल्दी उठो, तो कोई उसमें ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं उठ पा रहे तो आप गलत कर रहे हो लाइफ के साथ। आपके घर में अगर अंधेरा हो जाता है दिन में भी, तो आप कभी भी उठो, कभी भी जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंपल सा है। तो मैं उठ जाता हूँ, बस मेरी आदत है। जो मेरे फेलो ट्रैवलर्स हैं, तो हम जब आपस में बात करते हैं तो वो सब बोलते हैं कि ट्रैवल एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं सब लोग, तो बोलते हैं ट्रैवल एक इन्वेस्टमेंट है। तो क्या आपको भी सेम लगता है? यार इन्वेस्टमेंट मैं लास्ट पे आऊँगा, पहले फेलो पैसेंजर कौन है क्या है, ठीक है, उसके बैकग्राउंड पे आपसे ही पूछूंगा, आप फिर बताना। तो पहली बात, जब भी मैं ट्रैवल प्लान करता हूँ, मैं सबसे रिलेटेबल क्वेश्चन पूछूंगा। मैं या फिर कोई भी आम आदमी, वो पहले क्या करेगा, अपने घर की नीड जो भी होंगी वो पूरी करेगा, बच्चे होंगे तो बच्चों की फ़ीस भरेगा, फिर कुछ सेविंग के लिए रखेगा, कुछ उसके क्रेडिट कार्ड की EMI जा रही होंगी, लोन ले रखा होगा वो करेगा। उसके बाद वो एक पैसा बचाता है जो बहुत कम होता है ना, वो हर महीने बचाता हो जाता है कि मेरे को ट्रैवल करना है, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट तो वही होगी जो आपको रिटर्न दे कुछ।
ट्रैवल आपको क्या रिटर्न देगा, मेंटली पीस दे देगा, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो। लेकिन आप एक गरीब परिवार के पास जाओ, ठीक है, अब मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, जो आपके फेलो जो भी फ्रेंड्स है वो अमीर है गरीब है, अच्छा खासा कमा रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं ना, तो एक बार गरीब से पूछना कि वो बताएगा कि ट्रैवल इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, तो उनके आंसर डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, वो सेम नहीं रहेंगे। उसके लिए गरीब के लिए अपने बच्चे की फीस भरना पहली प्रायोरिटी है रेदर देन ट्रैवल, ठीक है। हाँ, तो हम कोशिश जरूर करेंगे कैट केयर के थ्रू कि हम हर किसी को तो नहीं घुमा सकते, लेकिन हाँ कई क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं कि सर मेरे को ट्रैवल करना है, मैं बहुत गरीब हूँ। तो मैंने लाइफ में एक बार तो किसी को फ्री ट्रिप दिया है, जो बेचारा मतलब बहुत ज़्यादा उसने मेरे पीछे पड़ गया था, सर मेरे को ट्रैवल करना है, तो मैंने उसको डायरेक्टली नहीं दिया, मैंने उसे एक कॉन्टेस्ट रन करवाया, मैं कि इस पर कमेंट कर दे, और मैंने उसको विनर बना दिया। बिना देखे हम सेलेक्ट करना होता है, मैंने बाकियों से चीटिंग करी होगी, लेकिन मैंने, हाँ वो गरीब था, उसको ट्रैवल करना था, मैंने करा है। तो कैट केयर के थ्रू हम वो करेंगे कि हाँ कुछ गरीब लोगों तक हम ट्रैवल लेके जाएं। लेकिन आप ये कहना गलत है कि ट्रैवल इन्वेस्टमेंट है, अमीर बंदों के लिए इन्वेस्टमेंट है, गरीबों के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो नितिन, आप अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज को रिटेन कैसे करते हो और उनका माइंडसेट कैसे बिल्ड करते हो? देखो, पहली बात, बहुत कम लोग जाते हैं छोड़ के, ठीक है, और रिटेन अगर मैं चाहता हूँ कि ये ना जाए तो वो नहीं जाता। तो जब भी कोई बंदा छोड़ता है, पहली बात है एम्प्लॉयज़ नहीं, हम फैमिली की तरह बात करते हैं, ठीक है, वो छोड़ रहा है तो रीज़न पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर उसे मान लो यहाँ पे 20,000 सैलरी मिल रही है, कहीं से 60,000 मिल रही है, और मुझे लगता है कि मैं 60,000 तो इसका बहुत अच्छा हो रहा है, तो मैं उसको मना नहीं करूँगा, मैं सच बोलूँगा कि हाँ तू जा यार, तू यहाँ पे करेगा, मैं तेरे को एक साल भी झूठ तो बोलूँगा नहीं कि अगले साल तेरी 60,000 सैलरी कर दूंगा। अगर हाँ डिजर्विंग होगा तो कई बंदे हैं उनकी 2-2 महीने में भी 60,000 हो गई है 20 से, ठीक है, इतना पहुँच गए कि कैपेबल है, मुझे पता है कि हाँ उनको इतना बनता है। लेकिन कोई लगता है कि हाँ मेरा भी बजट है, देखो मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, कंपनी चलानी है और सबके लिए चलानी है, अकेले तो मेरा है नहीं कि इतना प्रॉफिट आ रहा है तो मैं ही खा जाऊँ सारा, सब प्रॉफिट बढ़ता है, ग्रोथ भी करनी है कंपनी की, तो इतना कोई भगवान नहीं हो कि हाँ 60,000 मांग रहे थे 60,000 देते हैं, उसे मिल रहा तो जाने दो। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होता है कि हाँ जाने दिया, मेरी साइड से भी जाने दिया, वो जा रहा है तो जाने दिया। लेकिन हाँ अगर मैं अड़ गया कि ये बंदा चाहिए कंपनी के लिए, बहुत अच्छा है, आगे 10 बंदों की सैलरी इसी बंदे से निकल रही है, तो मैं फिर नहीं जान देता, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और उसके लिए क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, आपको उससे ना बिल्कुल क्लियर रहना है, ट्रांसपेरेंट रहना है, और अच्छा सोचना है हर बंदे का। आप अगर गलत सोचोगे कि मैंने खुद जॉब करी है, ठीक है, काफ़ी साल में जॉब करी है, तो मुझे जो जो चीज़ें हर्ट करती थी मैं उनके साथ होने नहीं देता। मुझे वीकेंड पे बुलाने में दुख होता था जाने में, तो मैं उनको भी वो दुख नहीं देना चाहता। तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि जैसे हमने 7.5 घंटे की शिफ्ट कर रखी है, तो मैं उनके साथ क्लियर हूँ, मैंने कोई बड़ा काम नहीं करा, सब जगह 8.5 घंटे 9 घंटे तक लोग उसके बाद भी स्टे कराते हैं। हम 6:30 बजे सीधा कहते हैं, मैं पहले बैग होता हूँ, मैं उनके सामने बैग उठा लेता हूँ, इनको शर्म ना आए जाने में, मैं ही बाहर निकल जाता हूँ कि ये अपना टाइम से जाए, ठीक है। तो अपना सिंपल सा है कि अगर मैं 7.5 घंटे बुला रहा हूँ, मैंने इस माइंडसेट से बुलाया था जब हमने फरीदाबाद ऑफिस खोला। फरीदाबाद ऑफिस बहुत सस्ता पड़ता है बाकी सिटी से, दिल्ली से, गुड़गांव से। दिल्ली से लोग आ रहे थे, कईयों को नॉर्थ कैंपस से आते हैं, 1.5-2 घंटे लगते हैं। तो मैंने कहा ठीक है 7.5 घंटे की शिफ्ट करते हैं, तेरा जो 1.5 घंटा है ख़राब हो रहा है ना मेट्रो में, वो मैं दे रहा हूँ। तू जो मेट्रो में एक साइड का मैं दे रहा हूँ, एक साइड को तेरे को लगेगा कहीं भी जाएगा आधा घंटा आना आधा घंटा जाने लगेगा ना, तेरे घर के बाहर भी जॉब होगी तब भी तो आधा घंटा पहले निकलेगा। तो इस तरह से सोचा जाता है, इस तरह से अपनाया जाता है, इस तरह से जो फीलिंग जो मैं फील कर रहा हूँ, फीलिंग आपको दे देनी है उसको, ठीक है। कि अमेजिंग। अब क्या हुआ, जैसे कि मेरे को खुशी होती है, कोई सेल डलती है, हम प्रॉफिट कमाते हैं, अब मैंने बड़ी बना दी है, बड़ी होगा अगर तेरे अंदर बंदे जितने भी हैं वो सेल डालेंगे ना, तो तेरे को भी इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। मेरे को तो आ ही रहा, तेरे को भी आएगा, तेरी सैलरी से ज़्यादा आएगा, जो तू इंसेंटिव ले रहा है उससे ज़्यादा आएगा। जो फीलिंग मेरे पास थी कि मैं खुश होता था, तालियां बजाता, बड़ा खुश होता था, अभी बुकिंग डल गई हो, प्रॉफिट हो गया, अब सेम फीलिंग उसको दे दी। फीलिंग आगे देते जाओ बिना किसी उसके कि आप झूठ मत बोलो। सबसे बड़ी बात, फेकनेस नज़र आ जाती है, आप जब फेक हो तो फेक ही लगोगे। और अभी तक की ऐसे ऐसे बंदे हैं 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल हो गए कंपनी छोड़ के नहीं गए, और बहुत कम लोग हैं जो कंपनी छोड़ के जाते हैं, और वो जा रहे हैं तो किसी रीज़न की वजह से जा रहे हैं कि वो कहीं शिफ्ट हो रहे हैं या कुछ है। लेकिन ऐसा कोई नहीं हो जो ये बोल के जा रहा हो कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। बंदे इतने खुश होते हैं, ऐसे बोलते हैं आके कि यार ये क्या कर रहे हो आप, मतलब कैसे कर रहे हो। जो हमारा ऑफिस देख लेगा ना एक बार, मेरे जब इन्वेस्टर भी आए थे ना, कैमरा लगा पड़ा मेरे ऑफिस में, मैं कहा देखो ये जो बैठे हुए हैं ना, मैंने उनको साफ साफ बोली ये इसलिए बैठे हैं क्योंकि आप आए हो, ये कि इन्वेस्टर आया हुआ तभी ऐसे बैठे हैं। मैं कहा ये सीटों पे नहीं होते, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। मैं कहा अगर सीटों पे आपने इनको बिठा दिया
सेल्स टीम की बात कर रहा था कि हम सेल्स टीम पे इतना कर देंगे, सीटों पे आपने इनको बिठा दिया ना 2x मार देंगे। लेकिन मैं उस माइंडसेट से नहीं, मैं बड़े प्यार से कंपनी बनाई है, लेकिन जितना मार रहे हैं बढ़िया मार रहे हैं, रात रात को 2-2 बजे भी काम कर रहे होते हैं। लेकिन आपको लगता है अगर आप ऐसी कंपनी बीपीओ में अगर ये सेल्स दे देते हो वो 2x कर सकते हैं, तो करके देख लो एक बार, ए बी टेस्टिंग कर लेंगे कि ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैं क्या बस इसलिए सीटों पे बैठा कि आप आए हो, मैंने बोला इन्वेस्टर आ रहा है सीटों पे रहना, मैंने उनको साफ क्लियर बातें करी लेकिन ठीक है, वो बंदों से प्यार है बड़ा और वो बहुत अच्छा काम करते हैं बिना किसी सुपरविजन के, बिना किसी मैनेजर के, तो इसलिए छोड़ते भी नहीं है। मतलब कम सैलरी में हम देते भी नहीं, पहली बात कम सैलरी, लेकिन हाँ अगर वो है तो मैं उनको कहता हूँ कि कम सैलरी लग रही है, तुम कहीं से ऑफर लेटर ले आओ, मैं रिटेन कर पाया तो ठीक है, तो तुम जाओ, कहते जाना भी नहीं है। तो सैलरी तो ठीक हम बढ़ाते ही हर महीने हर साल, मतलब जो भी है, तो कभी गया नहीं कोई ऐसे बिना ये बोल के कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। कैट केयर करके एक इनिशिएटिव है कैप्चर का, जहाँ पे आप लोग या तो नीडी लोगों के पास आप जाते हो और आप कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करते हो उनके साथ और उनकी हेल्प करके आते हो, पर वो आप दिखाते हो, तो लोग ऐसे नहीं बोलते ये कर रहे हो अगर भले का काम क्यों दिखा रहे हो? देखो हम भले का काम, मैं एक भले का काम अपने साइड में भी करता हूँ, ठीक है, वो मैं नहीं चाहता किसी को पता लगे, वो मेरा पर्सनल है, ठीक है, ये मैं कस्टमर के लिए कर रहा हूँ, जो उनको ये फील कराना कि अगर आप ट्रिप ले रहे हो कैप्चर ट्रिप से, तो आपका कुछ परसेंटेज जो हम प्रॉफिट का है वो हम दान भी कर रहे हैं, तो उनको फीलिंग देना कि मैं ट्रिप ले रहा हूँ, मैं किसी की हेल्प भी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अलग तरीके से इनडायरेक्टली किसी बंदे की मैं हेल्प कर रहा हूँ इनसे ट्रिप लेके, तो वो फीलिंग वो दिखाना बहुत जरूरी है। वो ज़्यादा जितना ज़्यादा बिजनेस आएगा उतना ज़्यादा हम उसका बजट बढ़ाते रहेंगे कैट केयर का, वो सबको फीलिंग देना। आपको पता होगा कि आईफोन रेड कलर का भी आता है, ठीक है, ये आइडिया मुझे आईफोन से ही आया, मतलब मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ भी अपना आइडिया नहीं होता मेरा, जो दुनिया में चल रहा है वो करता हूँ मैं, तो कुछ अपना बस उसके अंदर उस चीज़ों को अपनी कंपनी में अपने प्रोडक्ट के अंदर। पर आप क्यूरियस तो हो ना कि आप ढूंढते रहते हो चीजें। रेड कलर का फोन हमारे ऑफिस में एक लड़के के पास था, उमाशंकर नाम है, मैंने पूछा भाई रेड कलर का फोन क्यों उठा रखा है, तो लड़का है लड़कियों वाला फोन क्यों उठा रखा है, इससे पहले मैं सोचता था कि रेड कलर का फोन लड़कियों के लिए होता है, तो उसने कहा नितिन भाई ये जो रेड कलर का फोन है ना, ये जब मैं परचेज करता हूँ ना, इससे जो प्रॉफिट का हिस्सा है ना एप्पल का कुछ या पूरा ही बताया था शायद उसने, वो गरीबों को जाता है, इसलिए मैंने रेड कलर का फोन लिया, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, पीछे में कवर लगाता हूँ। तो वहां से मुझे आइडिया है कि इस तरह का कस्टमर भी है। मतलब आप एक बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट फाउंडर हो, है ना? बिल्कुल, बिना ऑब्जर्व के यार इंडियन मार्केट को नहीं समझा आपने, आप बेच नहीं पाओगे। आप अब इस पॉइंट पे आने के बाद आप इनसिक्योर होते हो? देखो इनसिक्योरिटी हर बिजनेसमैन को अगर नहीं हो रही ना, तो अगर वो कह रहा है कि यार ठीक है अब सब सही चल रहा है बैठ गया तो आराम से, तो 5 साल बाद वो बिजनेस नीचे आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस है ना, कोई प्रोडक्ट ऐसा बना दिया मोनोपोली बना दी तो अलग बात है, लेकिन हाँ इनसिक्योर अगर फील नहीं कर रहे आप तो आप आगे बढ़ भी नहीं पाओगे और अच्छा भी नहीं कर पाओगे। इनसिक्योरिटी कैसे होती है? इनसिक्योरिटी ये नहीं है कि बंद हो जाएगा, इनसिक्योरिटी ये है कि यार कोई नई चीज़ आके कोई ऊपर तो नहीं, कोई अंबानी आके तो नहीं खड़ा हो जाएगा। अगर अंबानी आ गया और उसे पता लग गया भाई ये तो मोटा कमा रहे हैं, चल भी मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, तो वो डर हमेशा रहता है कि कोई और इससे पहले कि आप इतनी मेहनत कर लो कि उसको आने में इतनी आसानी से ना आ जाए वो, ठीक है, तो वो इनसिक्योरिटी रहती है कि इतनी आसानी से उसे आने नहीं दूंगा, वो आ भी जाएगा, मैं उसके लिए तैयार हूँ कि नहीं है। अब नज़रों में चीज़ें आ गई हैं, कोई बड़ी कंपनी आ जाए, मेक में ट्रिप आए भैया चलिए सेगमेंट शुरू करते हैं, तो आप इतने तकड़े हो जाओ उसके अंदर कि आप किसी को आने मत दो, तो वो हमेशा फीलिंग रहती है, वो फीलिंग बहुत अच्छी फीलिंग होती है, वही आपको बढ़ाती है, तभी आप और ज़्यादा मेहनत करते हो और आप कुछ अलग कर देते हो फिर। तो मुझे यही है कि इनसिक्योरिटी बस इसी चीज़ की है कि हाँ कोई और ना आ जाए, और वो उसको मैं पॉजिटिव वे में ही लेता हूँ, मैं और मेहनत करता हूँ, मैं डेली मेहनत करता हूँ कि मैं इतनी आसानी से तो किसी को नहीं आने दूंगा। तो आप अभी इस पॉइंट पे 3 साल पुराने नितिन को क्या सजेस्ट करोगे? या 3 साल पुराने नितिन को यही बोलूँगा तूने जो किया बहुत बढ़िया किया, ठीक है, मैं कैसा था मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी भी ऐसा ही हूँ, मैं बहुत जल्दी डिसीजन लेता हूँ और बहुत जल्दी चीज़ें करता हूँ, ठीक है, मैं रिस्क बहुत ले लेता हूँ और मेरे को रिस्क से फ़ायदा भी है, फेल भी बहुत बार हुआ हूँ, लेकिन फेलियर से बहुत सीखा, फिर अगली बार जब रिस्क लिया तो फिर वो रिस्क नहीं था, वो इन्वेस्टमेंट थी एक तरह से, ठीक है। तो बस शॉर्ट में ये कहना चाहूँगा कि मैं तो उसको यही कहूँगा तूने जो किया बहुत बढ़िया किया, इससे बेटर तो हो नहीं सकता। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मैं जितनी आज मेहनत कर रहा हूँ ना, कि मेरे से कोई ज़्यादा मेहनत करके ना सोया हो, मेरे दिन का यही रहता है कि मैं जिन बंदों के साथ भी काम कर रहा हूँ
मैं रात को ये ना सोऊं कि मैंने आज मेहनत नहीं करी। जिस दिन मेरे को टेंशन नहीं होती ना काम की, मेरे को उस बात की भी टेंशन होती है कि आज टेंशन क्यों नहीं है, आज क्या ऐसा हो गया, आज क्यों मज़े तो नहीं कर रहा मैं लाइफ में ज़्यादा, मैं कोई उसमें तो नहीं आ गया कि हाँ अभी अब सब ठीक चल रहा है, तो मेरे को इस बात की भी टेंशन होती है। नितिन, ये एक बहुत इंसाइटफुल डिस्कशन थी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई एम श्योर हम फिर से मिलेंगे पॉडकास्ट पर ही। या थैंक यू अर्पिका, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू।